हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद आर्ट्स क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग होम साइंस चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। जिसकी भी तैयारी होम साइंस में नहीं हुई है ना, या फिर डर रहे हैं होम साइंस से, तो बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग होम साइंस की पूरी कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली। एनसीईआरटी बेस्ड पे इस चैप्टर का नाम कुछ और देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस चैप्टर का नाम शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी, ये एसबीपीडी बुक के अनुसार ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को चिंता नहीं करना, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपका एनसीईआरटी 100% कंप्लीट हो जाने वाला है। क्योंकि जो बोर्ड होते हैं ना, पूरा जो है 100% एनसीईआरटी से नहीं रहता है, 70-80% रहता है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर से भी रहते हैं, लेकिन जो एसबीपीडी बुक रहते हैं इसमें सारे कवर होते हैं, एनसीईआरटी भी कवर होते हैं, बाहर से जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछाते हैं वो भी क्वेश्चन कवर होते हैं। इसलिए इस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इसके टॉपिक को जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे, जिसमें हम लोग ऐच्छिक क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, क्या होती है अनैच्छिक क्रियाएं। फिर हम लोग ग्रंथियों के बारे में देखेंगे, ये ग्रंथि क्या है, ये ग्रंथियां जो है हार्मोन निकालती है, हार्मोन क्या है। फिर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार को देखेंगे। जो ग्रंथियां वो दो तरह के होते हैं, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इनके कितने प्रकार होते हैं इसको देखेंगे। हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, तो ये ग्रंथि से ही हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन एक तरह से एक रसायन होता है, चिपचिपा द्रव होता है, पानी जैसा होता है। और इस हार्मोन का हमारे शरीर में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हार्मोन अगर नहीं होता तो हमारा शरीर ही नहीं होता। तो इस हार्मोन के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल सारा टॉपिक हुआ जो आज इस क्लास में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को तैयार रहना है, जब तक क्लास खत्म ना हो तो कहीं पे आप लोग को जाना नहीं है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले परिचय से, है ना। तो परिचय में हम लोग देखेंगे कि जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाएं ये क्या है, इन दोनों चीज पर हम लोग बेसिक से चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में मुख्य दो रूप से, है ना, काम होती है। जो हमारा शरीर है इंसान का, वो दो तरीके से काम होता है। बोलोगे सर दो तरीके से? एक वो तरीका होगा जो आपके मर्जी के अनुसार होगा, जैसे कि अगर आपको किसी को 2 थप्पड़ लगाना है तो आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। एक ऐसी काम होगा जो आपके मर्जी के अनुसार होगा ही नहीं, जैसे कि अगर आप बोलोगे अरे मेरा दिल धड़कना बंद कर दे, क्या धड़कना बंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे मैंने 1 प्लेट खाना खाया, 10 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में वो खाना बचा रहना चाहिए, क्या इसे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो पता क्या चलता है, जो हमारे शरीर में ना 2 तरीके से काम हो सकता है। एक तो हमारी इच्छा अनुसार, हम जैसा चाहें वैसा हो सकता है, और एक तो हमारा बात भी नहीं मानने वाला है। तो जो इच्छा अनुसार हमारा काम होता है उसको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और जो हमारा शरीर हमारा बात जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो दोनों चीजें आपने समझ लिया। अब बोलोगे पैदल चलना कौन सी क्रिया होगा, तो बोलोगे पैदल चलना, अरे हम अपने इच्छा अनुसार चल रहे हैं, ये ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। बोलेगा भोजन का पचना कौन सी क्रिया हो जाएगा? अच्छा, भोजन का पचना, ये तो पेट में पचेगा ही खाने के बाद, हमारा कंट्रोल इसमें नहीं है, ये अनैच्छिक हो जाएगा। दिल का धड़कना बोलोगे अनैच्छिक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में उसको ऐच्छिक बोलते हैं। काफी सिंपल है, समझ में आ गया। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाएं मतलब काम, ऐसे काम जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हम अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क और स्नायु तंत्र करते हैं। ये जो काम है ना, इसको कंट्रोल करने का काम हमारा मस्तिष्क और साथ ही साथ स्नायु तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो करता है। किसको? तो बोलोगे ऐच्छिक क्रियाएं को। अब ऐच्छिक क्रियाएं में कौन कौन चीज आएगा, तो बोलोगे चलना, क्योंकि हमारे मर्जी से, हमको चलने का मन करके चलेंगे, नहीं चलने का मन करके हम गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी में जाएंगे। बोलने का मन करेगा, बोल रहे हैं, भी पढ़ाने का मन कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाने का मन करेगा, भाग जाएंगे यहाँ से, है ना। ऐसा करेंगे नहीं, आप लोग घबराना नहीं। तो ये सब क्या ऐच्छिक क्रियाएं हैं। खाना बोलोगे, खाना भी अच्छी क्रिया है। हालांकि खाना जब खा ले तो पेट में चले आता ना, तब बोलोगे ना ना मेरा पेट अभी खाना को मत पचाओ, तब फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो अनैच्छिक हो जाएगा। लेकिन खाना तो ऐच्छिक हो जाएगा ना,
आप जा रहे हो होटल में, आपको खाने का मन किया, अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं पैसा नहीं है अभी नहीं खाएंगे, घर में जाके खाएंगे, तो ये खाना भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए खाना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐच्छिक। लेकिन जब खाना आपके पेट में चले जाएगा, अब पेट में क्या हो रहा है, पचने का काम हो रहा है, तो फिर वहां पे आपका कोई हक नहीं है उसको रोकने का, तो वो तो पच के ही रहेगा, वो हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं। लेखन कार्य, लिखने का कार्य, तो पता क्या चला कि ये सारे के सारे जो काम है ये ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? चलो इसके कुछ इमेज भी आप लोग देख लो। जैसे कि टहल रहा है, ये खाना मीठा मीठा अच्छे से आप लोग को मिठाई के साथ और सब्जी के साथ मिल रहा है, मुंह में पानी आ जाता है और खाने के तरस रहे हो, ये आपके कंट्रोल में, चाहो तो खा सकते हो। पता चला कि खाने में अगर जहर मिला दिया तो आप खुद को रोक सकते हो, करे यार खाना में जहर मिला हुआ, भले अच्छा दिख रहा है लेकिन ये खाने के लायक नहीं है, आप रोक सकते हो खुद को। तो ये सब क्या है, ये हो गया आपके ऐच्छिक क्रियाएं। क्लियर? अब हम ऐच्छिक क्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो याद रखेंगे मस्तिष्क के द्वारा, जिसको सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में हमारी इच्छा, सोच, योगदान होता है। जो ये काम होती है इसमें हमारा दिमाग की जो सोच होती है ना, वो काम होता है, और साथ ही साथ हमारी इच्छा, हमारी मर्जी इसमें योगदान होता है। हमारी मर्जी के हिसाब से काम होती है, अगर हम नहीं चाहेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, ये क्रियाएं स्नायु के माध्यम से संचालित होती है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये चलती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। हालांकि अनैच्छिक क्रियाएं भी हमने समझ लिया। तो अनैच्छिक क्रियाएं वैसे काम जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम रो लें, अपने आप को पिटा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे इच्छा अनुसार ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे कि दिल का धड़कना, दिल को बोल दो मेरा दिल 2 मिनट के लिए रुक जा, अगर रुकने बोल दिया, अगर रुक गया तो फिर आप इस दुनिया से नहीं किसी और दुनिया में जाके रुक जाओगे। तो दिल क्या होगा, ये हमेशा धड़कते रहता है, अगर ये रुक गया तो फिर आप पागल हो जाओगे, मतलब पागल तो होगे नहीं, यानी जिंदा नहीं रहोगे, आप फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया चले जाओगे। तो पता क्या चल रहा है, जो दिल का धड़कना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर किसी तरह गलती से कभी रुक गया तो फिर हम इस दुनिया में रुकने वाले नहीं है। इसके अलावा भोजन का पाचन, जब खाना खा लेते हो ना, ये पेट में आता है, देखो कितना भुट्टी है आपके अंदर में, तो ये पेट में जब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एकदम पचाना शुरू कर देता है। ये सब सारे जो है ना, उस भोजन से जो भी रस मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज मिलता है वो सब खींचता है सारे मिल करके। अब आप अपने पेट को बोलोगे इन सबको कि अभी 2 दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे, तुम पाचन मत करना, क्या ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। मतलब ये भी अपना काम करते रहेगा, आपका बात नहीं सुनेगा। इसलिए इन सारे काम को बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। कोई दिक्कत? तो वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर स्वतः चलती है, मतलब खुद से चलती है, खुद से काम करती है। हमारा ना इसमें दिमाग लगता है, ना हमारा कंट्रोल है इसमें। ठीक है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हृदय की धड़कन, सांस लेना, आप सो जाते हो और बोलो कि ना आज रात में सोएंगे ना, मेरा सांस बंद हो जाना चाहिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। सांस लेना, भोजन का पाचन, ये सब के सब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सब के सब हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अनैच्छिक क्रियाएं पर नियंत्रण किसका होता है। तो इसका नियंत्रण विशेष रसायन पदार्थ मेंडुला मेंडुला ओब्लोगाटा और रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखेंगे जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं इन पर कंट्रोल किसका होता है, तो याद रखेंगे मेंडुला ओब्लोगाटा और रीढ़ की हड्डी द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रंथि के बारे में। हमारी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन पता चल गया हमारे शरीर के बारे में। ये 2 तरीके से काम होते हैं, एक तो हमारे मर्जी अनुसार और एक तो बिना मर्जी के, वो काम होते ही रहेगा। तो ये बेसिक चीजें हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या है? ग्रंथि जो है हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग होता है, ऊतक होता है, जो हार्मोन बनाता है। हालांकि अभी हार्मोन के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। हार्मोन क्या होता है, तो बोलो समझ लो कि हार्मोन एक द्रव्य होता है, एक पदार्थ होता है जो जल जैसा दिखता है। हार्मोन क्या होता है, मान लो एक पदार्थ होता है जो कैसा दिखता है, तो बोलोगे एक जल के जैसा दिखता है। जल समझते हो ना, पानी, जल जैसा दिखता है और एक तरह का द्रव मात्राएं पाए जाते हैं, और इसका इतना शरीर में इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आज अभी अगर आपके सर से लेकर के बाल तक जो भी वृद्धि हो रही है, सर के बाल बोल रहे हैं, यानी आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कोई भी वृद्धि हो रही है, आपके शरीर में कोई भी काम हो रहा है ना,
ये कौन काम को नियंत्रित करता, कंट्रोल करता है? ये सब के सब हार्मोन ही है जो आपके पूरे शरीर में हर एक चीज को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। अगर आपका हार्मोन नहीं होता है ना, तो पता क्या चलता है, एक पैर 5 फीट लंबा, एक पैर 1 फीट, फिर नंगरा के चलते है ना, एक हाथ जो है 10 फीट लंबा, एक हाथ 2 फीट लंबा, फिर दिखता है कि ये कौन सा आदि मानव आ गया। तो ये सारी चीजें हमारे कौन नियंत्रित करते हैं? हार्मोन। आज हमारा दोनों हाथ बराबर है ना, दोनों लंबा कर रहे हैं तो दोनों बराबर है ना, हाँ चलो बराबर है। तो ये कैसे नियंत्रित हुआ? ये हार्मोन के द्वारा। ये हार्मोन डिसाइड करे कि दोनों हाथ बराबर होना चाहिए, दोनों कान बराबर होना चाहिए, हमारा दोनों पैर बराबर होना चाहिए, है ना, बाल का रंग काला होना चाहिए, फेस में जो है नाक इस जगह पे होना चाहिए, नाक का आकार इतना होना चाहिए। ये सब चीज सोचने के बाद अगर आप हंस रहे हो तो ये हंसने का भी काम हार्मोन करता है। अगर फिर हंसने के बाद सोच रहे हो, ये सोचने का भी काम हार्मोन कर रहा है। तो शरीर में एक छोटी छोटी काम से लेकर बड़े बड़े जितने भी काम है, ये सारे के सारे काम को नियंत्रित करते हैं हार्मोन। कभी कोई 2 थप्पड़ लगाता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आने का काम भी हार्मोन करता है ना। कहीं पे कोई डांस वगैरह करके आप खुश हो जाते हो अंदर अंदर, है ना, दिल में एक तरह का सुकून मिलता है, वो भी आपका हार्मोन की वजह से होता है। समझ रहे हो? यानी एक एक चीज हर जगह पे हार्मोन ही जुड़ा हुआ है। एक इंसान है, एक दूसरे से जो प्यार होता है ना, वो भी हार्मोन की वजह से होता है। अगर हार्मोन नहीं तो प्यार भी नहीं होता, है ना। एक लड़का को लड़की से प्यार होता, लगा हुआ था, वो हार्मोन की वजह से, नहीं तो हार्मोन नहीं तो पता चला लड़का लड़का से भाग जाए आपस में, लड़की लड़की से मिलके भाग जाए, होता भागता भी अभी आज के टाइम पे, ऐसा भी जमाना आ गया है। तो ये सब कौन? हार्मोन ही बताता है कि तुमको लड़की की तरफ जाना, लड़की को तुमको लड़का की तरफ जाना है। तो ये हार्मोन का इतना सारा काम है। इसका शादी होने के बाद जो बच्चा होता है ना, वो भी हार्मोन की वजह से ही होता है। तो पता क्या चल रहा है कि हमारे शरीर में एक भी ऐसा काम नहीं है जो बिना हार्मोन के संभव हो सकता है। अब यही हार्मोन जो निकलता है वो कहां से निकलता है? तो बोलोगे ये ग्रंथि से निकलता है। तो ग्रंथि क्या है? ये शरीर के एक अंग होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, या फिर ऊतक से बने होते हैं, जहां से हार्मोन निकलते हैं। तो चलिए फिर इन ग्रंथियों के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो ग्रंथि हेडिंग में डालेंगे आप लोग। ग्रंथि शरीर का वह विशेष अंग या ऊतक होता है ना, वो छोटा सा अंग या ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं से बने कई कोशिकाओं से बने एक छोटे से अंग को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिकाएं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो एक जैसी काम करती है। समझे? तो ऊतक के बारे में हम लोग क्लास 9 में शायद पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो भूल गए तो कोई बात नहीं। बस ये समझ जाओ कि हमारे शरीर की सबसे छोटा जो इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं, है ना। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। फिर कई कोशिका मिल करके अगर कोई एक काम करता है तो उसको ऊतक कहते हैं। फिर कई ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। फिर कई सारे अंग मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। तो समझ गया? सबसे छोटे इकाई कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक आता है, ऊतक के बाद अंग आता है, अंग के बाद मिलने के बाद हमारा शरीर बनता है। तो ये क्या है? ग्रंथि क्या है? तो एक ऊतक भी हो सकते हैं, कुछ अंग भी हो सकते हैं, जहां से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं, जो विशेष प्रकार के रसायन मतलब वही हार्मोन को हम रसायन भी कह सकते हैं, या फिर एक चिपचिपादार पदार्थ भी बोल सकते हैं, या उसको हार्मोन कहते हैं, या फिर रस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रंथि क्या करते हैं? विशेष प्रकार के रसायन, या फिर उसको कहते हैं रसायन या हार्मोन या रस बनाता है और छोड़ता है। ये पदार्थ शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो रसायन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं? शरीर के अलग अलग काम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो अभी हार्मोन के बारे में हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। बस ग्रंथि को समझने के लिए हमें ये चीजें देखना पड़ा कि ग्रंथि क्या होते हैं। एक छोटा सा ऊतक होते हैं या अंग हो सकते हैं, जहां से हार्मोन निकलता है। अब इस हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग को आगे पता चल जाएगा। बस ग्रंथि को समझने के लिए हमने देख लिया कि ग्रंथि का काम मुख्य रूप से यही होता है कि वो हार्मोन बनाता है। अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा शरीर का कोई भी काम संभव है नहीं। तो ये हार्मोन को बनाता कौन है? तो बोलोगे ग्रंथि बनाता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो ग्रंथि तो हार्मोन बनाता है, लेकिन ग्रंथि कितने तरह के होते हैं? तो मुख्य रूप से ग्रंथि 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? तो बोलोगे 2 तरह के। एक होते हैं बाह्य ग्रंथि और एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। बोलोगे ये क्या होता है बाह्य अंतःस्रावी? तो बाह्य ग्रंथि क्या होती है? ये जो अपना रस होते हैं ना, अपना जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं, वो एक पाइप के माध्यम से कहीं दूसरी जगह भेजते हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, ये अपना रस जो द्रव्य पदार्थ जो हार्मोन होते हैं, ये डायरेक्ट खून के माध्यम से भेजते हैं। इसको ऐसे समझ लो जैसे कि आप बीमार पड़ते हो तो आप दवा लेते हो 2 तरीके से। बोलो कैसे? एक तो हम लोग टैबलेट होते हैं, डायरेक्ट मुंह में डालते हैं और सीधा पेट में चले जाता है। दूसरा तरीका क्या है? इंजेक्शन लेते हैं, नस में डालते हैं, ब्लड में डालते हैं और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है।
तो समझो वही हो गया आपका ग्रंथि। दो तरह के होते हैं, एक तो वैसे हार्मोन निकालते हैं जो पाइप के माध्यम से अपने रसायन को भेजते हैं, जैसे आप गोली खाते हो डायरेक्ट आपका एक पाइप है ना मुंह के अंदर, ये जो दिख रहा है गला में, तो एक पाइप के माध्यम से आपके शरीर में जा रहा है, तो इसको समझ लो बाह्य ग्रंथि जैसा प्रक्रिया। और अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे आप नस में इंजेक्शन डालते हो खून में और पूरे शरीर में आपका जाकर के फिर आपका शरीर को सही करता है, आप बुखार हो या फिर किसी प्रकार की बीमारी हो, उन बीमारी से आप छुटकारा पाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य हो जाएगा। जैसे कि आप धूप में जाते हुए गर्मी में जाते हो, पसीना आ जाता है, कहां से आता है, आपके शरीर से आता है। तो आपके शरीर में त्वचा में क्या है, छोटा छोटा छेद है और एक पाइप जैसा रचना है जो ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है, और वही जब गर्मी लगता है ना तो उन्हीं पाइप से सीधा आपके शरीर से पसीना बाहर निकल जाता है। ये कौन सा ग्रंथि करता है, ये बाह्य ग्रंथि करता है। आप कहीं क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अक्सर लड़कियां जो है ना गोलगप्पे को देख करके, गोलगप्पे बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, उसको देख करके एकदम ललचा जाती है और वो चाहता है कि तुरंत जाकर के खा ले। और जैसे गोलगप्पा की दुकान में खड़ा होती है लड़कियां, तो क्या होती है कि कभी गोलगप्पे भी बना ही रहा है तो इसके मुंह में एकदम पानी भर जाता है। ये पानी कहां से आता है, ये पानी जो आता है यही बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा आता है, जो हमारे जीभ में, हमारे मुंह में छोटे छोटे जो है छेद है जीभ में, और उन छेद में पाइप लगा हुआ हमारे शरीर से, वो पाइप जो है इन पानियों को भेजता है। तो पता क्या चला कि जो ग्रंथि है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक बाह्य ग्रंथि जो पाइप के माध्यम से भेजे, जिसमें एक नली हो, है ना, वो पाइप हमें दिखता नहीं, बहुत छोटा होता है, बारीक होता है, एक नली हो। और अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें कोई नली नहीं होता है, ये क्या होता है डायरेक्ट खून में भेज देता है और खून पूरे नस में फैला हुआ, पूरे शरीर में फैला हुआ, उस खून के माध्यम से पूरा सिस्टम सही होता है। तो समझ में आ गया कि ग्रंथि दो तरह के हो सकते हैं, एक बाह्य स्रावी, एक अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी में नली होते हैं, नली के माध्यम से अपने हार्मोन को, अपने क्या कहते हैं कि द्रव पदार्थ को बाहर भेजते हैं या फिर कहीं और जगह भेजते हैं। जबकि अंतःस्रावी में कोई नली नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट खून में भेज देते हैं, खून में मिला देते हैं, और खून जहां जहां घूमता है वो पूरा काम जो वहां का करता है। क्लियर, तो दोनों चीजें आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हम लोग जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो वे ग्रंथि जो अपने स्राव को, यानी अपने स्राव मतलब अपने हार्मोन या अपने रस को नलियों के माध्यम से शरीर के बाहरी या आंतरिक भागों में छोड़ती है। इनका मुख्य काम विभिन्न शारीरिक कार्यों में मदद करना, शरीर के अलग अलग काम में हेल्प करना और शरीर को स्वस्थ रखना है। जैसे कि आप धूप में जाते हो, गर्मी लगती है, अगर पसीना नहीं आएगा तो आपको ठंडी नहीं लगेगा, जब ठंडी नहीं लगेगा तो आपको बेहोशी हो जाएगा और आप वहीं पे गिर सकते हैं। तो पता क्या चलता है कि धूप लगता है, पसीना आता है, पानी बाहर निकलता है और फिर आपको एक ठंडक का एहसास होता है जिससे आप धूप से बच सकते हैं। तो पता क्या चला, ये जो बाह्य ग्रंथि है हमें सेहत को सही रखने में मदद करता है कि नहीं करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है कि नहीं करता है। तो इसको हम लोग बाह्य ग्रंथि कहते हैं, जो एक पाइप के माध्यम से शरीर से कोई भी पदार्थ को, कोई भी रसायन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां वो लार निकालती है, हमारे जीभ में डालकर छोड़ देती है, और हम भी सोच में पड़ जाते हैं सर इतना पानी मुंह में कहां से आ गया, फिर हम उसको फेंक देते हैं या फिर कोई चढ़ जाते हैं। तो लार ग्रंथियां क्या होती हैं, ये लार निकालते हैं जो हमारे जीभ में जाते हैं खट्टे वगैरह पदार्थ देख के या फिर कोई खाने की चीज देख करके। पसीने की ग्रंथि, जब धूप लगती है तो फिर हमारे जो है शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूध बनाने वाली ग्रंथि, किसी का बच्चा अच्छा होता है तो उसको दूध पिलाना होता है, तो क्या होता है डायरेक्ट जो दूध पिला लेता है ना, बकरी का बच्चा हुआ डायरेक्ट बकरी अपने बच्चे को दूध पिला लेती है। तो पता क्या चला कि एक पाइप जैसा है और वहां से जो है अंदर शरीर से पूरा दूध जो उस पाइप के माध्यम से बच्चे तक पहुंच रहा है। ठीक है, यकृत की ग्रंथि, यकृत में क्या होते हैं, पित्त होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। वो पित्त जो है डायरेक्ट भोजन में छोड़ते हैं, वहां से कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं और भोजन जो है स्वस्थ बन जाता है, भोजन अच्छा हो जाता है हमारे शरीर में, पेट में। तो ये सब के सब कौन से ग्रंथि के अंतर्गत आ जाएगा, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर लेना, जो यकृत है ना, ये शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, या फिर बोलेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, या फिर बोलेगा शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखना। लेकिन अगर आपको पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो फिर यकृत मत मार देना। पता चला कि अंतःस्रावी पूछा और आप यकृत मार दिए, ये बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ इमेज देख लो आप लोग, जैसे कि कोई अगर मुंह खोलोगे, जब कुछ है ना, ये लड़की का ही मुंह लग रहा है,
पानी पूरी वगैरह अगर देखेगी तो पूरा मुंह क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा। कोई ये देखो मजदूर टाइप का लग रहा है, अच्छा मजदूर नहीं हीरो लग रहा है ये, तो ये धूप में अगर है ना तो इसको पसीना आ जा रहा है पूरा फेस में। ये कैसे आ रहा है, ये हमारे शरीर में छोटे छोटे बारीक बारीक कण जैसा जो ना छेद है, जो एक तरह का पाइप से जुड़ा हुआ है और पूरा पसीना बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है किसकी भूमिका है, तो बोलोगे बाह्य स्रावी ग्रंथि की। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि अब हमने समझ लिया, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि इतना इंपॉर्टेंट है कि यही जो मेन हार्मोन को रिलीज करता है, और यही सब हार्मोन की वजह से आज हमारे शरीर के सारे अंग नियंत्रित है, कंट्रोल है ना। कोई ऐसा हाथ नहीं कि अपने आप 5 फीट लंबा हो गया, कोई ऐसा पैर नहीं है अपने आप जो है 10 फीट लंबा हो गया, यानी पूरा एकदम बराबर कंट्रोल में है। ये किसकी वजह से, ये हार्मोन की वजह से। और ये हार्मोन कौन निकालते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। चलो अब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में लोग अच्छे से देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां जो अपने स्राव यानी अपने हार्मोन या रस को सीधे रक्त में छोड़ती है। उसमें हमने पाइप देखा था, इसमें कोई पाइप वगैरह नहीं होता है, सीधे रक्त में मिला देती है ये। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां इसको कहलाते हैं जो अपने हार्मोन को, ग्रंथियां वैसे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को, अपने रस को सीधा जाकर रस में मिला दिया, तो वैसे ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। इनका मुख्य काम शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। जो शरीर के अलग अलग काम होते हैं इसको कंट्रोल करना होता है और संतुलित करना होता है, यानी बैलेंस करना होता है। इन ग्रंथियों में कोई नली नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया कोई पाइप वगैरह इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये सीधा तो रस को खून में मिला देता है, तो पाइप की जरूरत है ही नहीं। खून भेजता है तो खून खुदे पाइप के द्वारा जाता है, लेकिन ये ग्रंथि में कोई पाइप नहीं होती है, डायरेक्ट खून में ये मिला देता है। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नली या पाइप नहीं होते हैं। जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। चलिए अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार को देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो 10 प्रकार मोटा मोटी माना जाता है, मुख्य रूप से 8 प्रकार है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। इस चैप्टर में कितने प्रकार का चर्चा करेंगे, 7 प्रकार, कहीं कहीं 10 प्रकार भी आप लोग को मिल जाएगा एडवांस जब रिसर्च वगैरह देखोगे तो मुख्य रूप से 8 याद रखना। हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के, 7 अंतःस्रावी प्रकार के बारे में देखेंगे पूरा डिटेल से, विस्तार से। चलो फिर हेडिंग में डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहला आ जाएगा पीयूष ग्रंथि, दूसरा आ जाएगा थायराइड ग्रंथि जिसको ऑटो ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि या इसको ऑटो ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, चौथा अग्नाशय ग्रंथि, पांचवा पैराथायराइड ग्रंथि, छठा थाइमस ग्रंथि, सातवां जनन ग्रंथि। तो इन्हें 7 ग्रंथियों के बारे में हम लोग अब विस्तार से जानने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चे आप लोग चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना है और बोर्ड में 450 प्लस मार्क्स लेके आना है, इसी तरह सारे सब्जेक्ट की अगर तैयारी हो जाए, उसका ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ उसका ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गैस क्वेश्चन, ये सब कुछ अच्छे से सुविधा से प्रॉपर तरीके से कोचिंग से बेस तरह से तैयारी हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को एक उम्मीद क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। स्पेलिंग याद रखेंगे UMID, यही स्पेलिंग डालना है। आप ये मत समझना कि स्पेलिंग सर गलत लिखे हैं, क्योंकि ये कोई और नाम सही स्पेलिंग से कोई और ले लिया था, तो इसलिए UMID लिखें और CLASSES। उम्मीद क्लासेस प्ले स्टोर में आप लोग एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड कर लेना और वहां पे जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत ही कम फी है, इतना कम फी है कि आप लोग कहीं पे भी 1 महीने का जो कोचिंग का फी होता है ना, उससे भी कम फी में आपका क्या कहते हैं कि पूरा सारा सब्जेक्ट का, आर्ट्स के जो है ना, जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपके आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इतने बेहतर तरीके से करा दी जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना कम फी में कैसे हो सकता है। तो आप सभी को उम्मीद क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, या किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो 7543044368 ये नंबर है, चाहे व्हाट्सएप या कॉल करके आप अधिक जानकारी
कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कोर्स में ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स लेना है। चाहे किसी एक सब्जेक्ट का, होम साइंस का चाहे तो होम साइंस का ले सकते हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, या फिर पूरा कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो बैच भी ले सकते हैं। कंप्लीट बैच लेंगे तो समझो कि 1 महीना का जो कोचिंग का फी होता है उससे भी कम होता है। ठीक है, अभी तो ऑफर चल रही है 499 में आपको पूरा साल के लिए मिल जाता है पूरा बैच। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर बैच को ज्वाइन करिएगा ताकि आपका बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो सारी क्लासेस आगे से हम लोग का इसी बैच में चलने वाली है, तो बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, बाकी जो क्लास होगा तो यूट्यूब में हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे हम बात करते हैं। अब सबसे पहला ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो हमने जो है 7 प्रकार के ग्रंथि के तो नाम देख लिया, अब एक एक ग्रंथि के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर अभी हमने बताया आप लोग को मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, या फिर इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बोलोगे सर मास्टर ग्रंथि ऐसा क्या काम कर दिया, एक जो मास्टर ग्रंथि इसका नाम रख दिए? मास्टर ग्रंथि हमने नहीं रखा है, इसका काम है ऐसा है जिसकी वजह से इसका मास्टर ग्रंथि नाम पड़ा, क्योंकि इसका काम जो है ना, इसलिए दिखने में कितना छोटा लग रहा है। देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा है। ये हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और ये ग्रंथि, जितने भी आपने ग्रंथि देखा ना 7 प्रकार के, वो सारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये अकेले ग्रंथि इतना छोटा वाला, अब बताओ दिखने में इतना छोटा और काम कितना मोटा, इस वजह से इसको नाम पड़ गया मास्टर ग्रंथि। ये पाए जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में। बोलेगा मास्टर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में पाए जाते हैं। और ये सारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है, सारे ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इस वजह से इसका नाम भी पड़ गया मास्टर ग्रंथि। कोई दिक्कत? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। एक छोटी है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, दिखने में काफी छोटी है लेकिन काम बहुत मोटा है इसका। अंतःस्रावी ग्रंथि जो कई महत्वपूर्ण हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड एंड क्या कहते हैं कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोलैक्टिन, उसके बाद कहते हैं ऑक्सीटोसिन आदि का स्राव करता है। अब देख लिया पीयूष ग्रंथि, बोलेगा पीयूष ग्रंथि है, ये कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं, ये कौन कौन सा रस निकालते हैं? तो बोलोगे ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालते हैं, ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं, है ना। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं। इतने सारे हार्मोन जो रिलीज करते हैं, वो कौन रिलीज करते हैं? पीयूष ग्रंथि रिलीज करते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रंथि तो समझ लिया। जो ग्रंथि क्या होते हैं? एक छोटा सा ऊतक या अंग हो सकते हैं जहां से हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे दिमाग में पाए जाते हैं और ये इतने सारे हार्मोन को निकालते हैं। चलिए इन ग्रंथियों के कुछ काम भी देख लेते हैं। जो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, इनके क्या काम है? तो सबसे इसका पहला काम है शरीर को वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। एक बच्चा पैदा होता है, क्या एक ही बार में बड़ा मानस पैदा हो जाता है, मतलब मनुष्य पैदा हो जाता है? नहीं ना। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है 2-2.5 kg का, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे खाता है, पीता है, वृद्धि करता है, हाथ पैर उसका धीरे धीरे बढ़ता है एक नियमित आकार पे। ये कौन कराता है? ये मास्टर ग्रंथि का ही रोल रहता है। तो बोलेगा आपको बच्चे का वृद्धि हो या बच्चे का विकास, विकास का मतलब बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखता है ना, मम्मी पापा का नाम लेना सीखता है, पहचान पाता हम कौन है, हमारा पड़ोसी कौन है, हमारा माँ बाप कौन है, धीरे धीरे उनकी सोच में डेवलप होती है। कौन कौन काम करता है? ये आपका पीयूष ग्रंथि की वजह से हो पाता है। अगर पीयूष ग्रंथि नहीं होता तो बच्चे का ना विकास होता ना वृद्धि होता। तो पहला काम शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो ग्रंथि है वो है आपका मास्टर ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दूसरा काम थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना। थायराइड एक ग्रंथि है, उसको एक्टिव जो करता है वो मास्टर ग्रंथि करता है। थायराइड ग्रंथि अगर नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में मतलब क्या कहते हैं, गला में घेंगा वाला बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थायराइड को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। स्तनों में दूध उत्पादन करना, जो महिलाएं होती हैं है ना, उनके दूध का निर्माण कराना, ये कौन? पीयूष ग्रंथि काम करता है। यौन विकास और प्रजनन को नियंत्रित करना, है ना। उनके जो मतलब कोई भी बच्चा है पैदा होता है, धीरे धीरे उसका एज आता है 18 साल 19 साल 20 साल आता है, तो उनको लगता है कि हाँ अब हमें शादी करना चाहिए। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके अंदर एक अलग सा फीलिंग आता है। ये कौन लेके आता है? ये हार्मोन ही लेके आता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा ना तो फिर उसके अंदर फीलिंग आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम लड़की है, हमें लड़का के साथ जाना है, लड़का को पता नहीं चलेगा हम लड़का है कि लड़की के साथ जाना है ना, शादी करना है, ऐसा वैसा चीज आएगा ही नहीं। तो यौन विकास
और प्रजनन को नियंत्रित करना, ये भी मास्टर ग्रंथि का ही काम है। इसके अलावा जल संतुलन, रक्तचाप को बनाए रखना, जो हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है, इनके संतुलन को बनाए रखना, इसका भी काम कौन होता है? पीयूष ग्रंथि का। इसी वजह से इसको मास्टर ग्रंथि का नाम नहीं पड़ा है, इतना सारा काम है, समझे। तो पीयूष ग्रंथि के काम आपने समझ लिया, क्या क्या काम है। तो शरीर का वृद्धि, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करना, स्तनों में दूध का उत्पादन करना, यौन विकास, प्रजनन को नियंत्रित करना और जल संतुलन और रक्तचाप को बनाए रखना। अब हमने ये पहला ग्रंथि देख लिया। अब दूसरा ग्रंथि की बात करते हैं, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि एक्टिव करता है। ये थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाया जाता है, हमने जो बताया वो आपको। अगर थायराइड ग्रंथि सही से काम ना करे तो हमारा गला जो फूल जाएगा। आप लोग पुराने जमाने में कोई बूढ़ा वगैरह को देखी, कोई बूढ़ा या बूढ़ी देखे होंगे, उसका गला जो फूल गया होता है। क्यों? क्योंकि उनका थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं करता है। और अक्सर अगर हम जोश और नमक खा लें तो फिर उससे भी होती है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने बोला जाता है। अगर आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो आपका थायराइड ग्रंथि कंट्रोल में रहेगा और आपका गला वगैरह कभी फूलेगा नहीं। तो थायराइड ग्रंथि की बात करें, जो दूसरा ग्रंथि है, ये एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गर्दन के सामने कंठ के नीचे स्थित होता है। यह आपका गर्दन है ना, दोनों तरफ से गर्दन के सामने, और जो कंठ होता है, ये यहाँ पे कंठ है, इसको कंठ से नीचे ये वाला जो देख रहे हो, यही आपका थायराइड ग्रंथि है। ठीक है। मुख्य रूप से ये ग्रंथि कई महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करके शरीर में वृद्धि, ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो शरीर में जो वृद्धि करने का काम, वो भी थायराइड ग्रंथि का काम है। ऊर्जा, जो हमारे अंदर ताकत मिलती है कुछ करने का, चलने फिरने का, ये जो एनर्जी देती है, ये कौन देता है? थायराइड ग्रंथि देता है। तो चीजें समझ में आ गया। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। कौन से हार्मोन निकालता है थायराइड ग्रंथि? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग होता है, जो कि मैंने आपको बताया, गर्दन फूल जाएगा। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से। थायरोक्सिन की कमी से शरीर में वृद्धि रुक जाता है, शरीर जो है बौना हो जाता है ना, इंसान की हाइट नहीं हो पाती है अगर आपका थायराइड ग्रंथि सही से काम ना करे तो चीजें समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब हम लोग थायराइड ग्रंथि के कुछ और काम को देख लेते हैं। शरीर को ऊर्जा बनाने में नियंत्रित करती है, इंसान को एनर्जी देती है कोई भी काम करने के लिए, ये थायराइड ग्रंथि देती है। हड्डियां और मांसपेशियों का विकास को बढ़ावा देती है, आपकी हड्डी मजबूत हो, आपका गोश्त जो होता है शरीर में वो अच्छा से मजबूत हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खुट्टी काट दिए, खुट्टी मतलब चूंटी काट दिए और आप चिल्ला करके मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा मजबूत होना चाहिए कि थोड़ा हाथ पकड़ के दाब भी दे तो कोई फर्क ना पड़े। तो ये चीजें कौन करता है? आपके थायराइड ग्रंथि करता है। ठीक है। इसके अलावा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ठंडी होती है तो आपका शरीर गर्म होता है, गर्म होता है तो आपका शरीर थोड़ा ठंडा होता है, यानी शरीर के पूरे तापमान को उसके बाहरी तापमान के अनुसार नियंत्रित करना। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा गर्मी में गए तो मर गए, थोड़ा सा ठंडा में गए तो खल्लास। ये जो नियंत्रित करता है ठंडी गर्मी को, शरीर के तापमान को, वो थायराइड ग्रंथि का ही कमाल है, ताकि आप किसी गर्म जगह भी थोड़ा बहुत रह सकते हो, किसी ठंडे जगह में भी थोड़ा बहुत रह सकते हो। अगर थायराइड ग्रंथि नहीं होता तो फिर रहना मुश्किल हो जाता। ध्यान और मस्तिष्क स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये 4 काम हमने देख लिया थायराइड ग्रंथि का। अब हम बात करते हैं तीसरा ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। इसको अधिवृक्क भी ग्रंथि कहते हैं या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। बोलोगे सर ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलेगा आपकी किडनी में। किडनी कहाँ होता है पता है ना? किडनी जिसको गुर्दा भी बोलते हैं। आपका पेट जो होता है ना, पेट के दोनों साइड में होता है ये इस तरह से, इसमें पूरा जो है पानी भरा रहता है और इसी में पत्थर वगैरह होता है। अक्सर लड़कों में पत्थर होता है इसी में, है ना। तो किडनी के जो ऊपर होते हैं ना, इसको वृक्क कहते हैं हिंदी में। तो वृक्क के ऊपर जो होता है, इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ है? तो बोलोगे वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है। ये विभिन्न हार्मोन का स्राव करती है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। और ये हार्मोन क्या करते हैं? हमारे तनाव को, टेंशन को कम करते हैं। जब भी हम कोई प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, किसी प्रकार का टेंशन आ जाता है, तो हम टेंशन को जो फ्री करते हैं वो किस वजह से? ये एड्रिनल ग्रंथि की। अगर ये एड्रिनल ग्रंथि ना होता तो हम टेंशन से ही बेहोश हो जाते। तो टेंशन को क्या कहते हैं, एक तरह का फ्री करते हैं, टेंशन से एक तरह का भागते हैं, यानी क्या था, टेंशन से एक राहत जो मिलती है ये एड्रिनल ग्रंथि की वजह से ही मिल पाती है। तो जो तनाव और मेटाबॉलिज्म और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना, जो कॉर्टेक्स और मेडुला
कॉर्टेक्स और मेडुला एड्रिनल ग्रंथि के ही भाग है। तो बोलेगा जो कॉर्टेक्स है ये कौन सा ग्रंथि का भाग है, तो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि का भाग है, या फिर बोलेगा मेडुला किसका भाग है, तो वही एड्रिनल ग्रंथि का भाग है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लेना। तो चीजें समझ में आ गया एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनका काम है, पहला काम, ये हार्मोन आपको जल्दी सोचने और काम करने में मदद करता है। कोई भी चीज को, कोई भी टेंशन आता तुरंत उसका सही डिसीजन क्या होगा वो चीज करने में आपका हेल्प करता, ताकि आप टेंशन से राहत मिले। आपको ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, आपको एक तरह का टेंशन झेलने के लिए जो ऊर्जा मिलती है हमें, उस ऊर्जा को प्रॉपर मेंटेनेंस रखता है। नहीं तो ऊर्जा खत्म होगा तो आप फिर कोई चीज को सोच ही नहीं पाओगे। रक्तचाप हो गया, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, हृदय के धड़कन है, इनको नियंत्रित करता है। क्योंकि अक्सर इंसान के ऊपर टेंशन आता है तो उनका प्रेशर एक तरह का बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाता है। और जब इंसान का दिल का धड़कन अत्यधिक तेज होगा तो कभी उसके धड़कन रुक जाने की वजह से इंसान मर भी सकता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन तेज जाती है, इसको कंट्रोल करता है ये एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि टेंशन से अक्सर ये चीज होता है। पुरुष एवं स्त्रियों के यौन विकास पर प्रभाव डालता है। जो पुरुष और स्त्री है उनके जो यौन विकास है, यौन विकास मतलब जो जनन अंग है, उन अंगों पर भी एक प्रभाव डालता है, उन अंगों को भी एक सही से मेंटेन रखता है ये एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चौथा ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय की ग्रंथि। अब बोलोगे सर अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होते हैं, तो हमारे पेट में होते हैं। ये देखो ये पूरा जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये पेट में जब जो खाना खाते हो ना, तो इन खानाओं से जो भोजन है, इन भोजन से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों को जो है चूसती है, लेती है, और साथ ही साथ इन खाना में कुछ विशेष प्रकार के रसायन भी ये डालती है। ये कौन, अग्नाशय ग्रंथि। अब इनके कार्य को देखेंगे। और अग्नाशय ग्रंथि याद रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहलाते हैं, क्योंकि ये भोजन में कुछ रस भी डालते हैं, और रस डालती है पाइप के माध्यम से, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंदर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ रक्त के माध्यम से कुछ हार्मोन भी रिलीज करते हैं, तो इसलिए इस वजह से ये अंतःस्रावी हो जाएगा। तो इसलिए जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये दोनों प्रकार के ग्रंथि में आ जाते हैं। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर भी आ जाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पाइप भी होता है और साथ ही साथ ये रक्त में हार्मोन भी छोड़ता है। तो दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इस वजह से द्विफंक्शनल अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलो अग्नाशय ग्रंथि का जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक द्विफंक्शनल अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये अंतःस्रावी है साथ साथ बाह्यस्रावी भी है, जो पेट के पीछे स्थित होती है। और ये पाचन एंजाइम्स के साथ साथ अंतःस्रावी हार्मोन, यानी पाचन एंजाइम के साथ साथ ये अंतःस्रावी हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकोज का स्राव भी करता है। ग्लूकोज भी एक हार्मोन है, इंसुलिन भी हार्मोन है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, इंसान को मधुमेह, शुगर, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ये बीमारियों से पीड़ित है अक्सर लोग। हर घर में जो एक एज में जाकर के सबको जो है शुगर की बीमारी हो जाती है ना, उसको डायबिटीज कहते हैं, या फिर एक तरह कह सकते हैं मधुमेह या मीठापा की बीमारी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ये क्यों होता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। अब जब इंसान को, पेशेंट को शुगर की बीमारी हो जाती है ना, तो बाहर से इंजेक्शन उसके ब्लड में डाला जाता है, इंसुलिन वाला इंजेक्शन। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, शुगर की बीमारी बढ़ेगा उसका, और बढ़ेगा तो पूरा शरीर मीठा होगा, फिर एक टाइम पे आकर उसका शरीर मर जाएगा। तो इस वजह से उस शरीर को बचाए रखने के लिए अब व्यक्ति क्या करता है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। तो ये देखो इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसुलिन कहाँ, ये अग्नाशय ग्रंथि निकालता है। आपके जो अग्नाशय ग्रंथि है ये इंसुलिन निकालता है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं, हमें शुगर की बीमारी से बचाता है। हमारे शरीर में कोई भी मीठा वगैरह जाता है तो उन मीठाओं के असर को खत्म करता है। ये हमारे ब्लड को मीठा नहीं होने देता है, हमें शुगर की बीमारी नहीं होने देता है। लेकिन जब ये हार्मोन, ये ग्रंथि सही से काम ना करे और इंसुलिन हार्मोन ना आए, तो फिर हमारा शरीर किसका शिकार हो जाएगा, तो मधुमेह का शिकार हो जाएगा, डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। फिर हमें डेली डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, जो इंसुलिन है वो कौन सा ग्रंथि से निकलती है, इंसुलिन हार्मोन, तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ग्लूकोज जो वो कौन सा ग्रंथि से निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, तो चीजें आप लोग दोनों नोट कर लेना। जो शरीर के ऊर्जा प्रबंधन और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करते हैं, है ना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर नहीं होता तो हमारा शरीर का पूरा जो है ब्लड मीठा हो जाता। हम बात करते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि है, इनके क्या काम है। तो पहला काम,
पाचन एंजाइम का निर्माण करना, ऐसे एंजाइम जो भोजन को आसानी से पचा दे। तो पहला काम पाचन एंजाइम्स का निर्माण करना अग्नाशय ग्रंथि का काम है। दूसरा काम इंसुलिन हार्मोन का स्राव करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये हमारे शरीर में मीठापन को कम करता है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उनको पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय ग्रंथि में स्थित हार्मोन बनाने वाले कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, जो एक पॉइंट है आप लोग को याद कर लेना है। इसके अलावा याद रखना कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, जो मधुमेह की बीमारी किस वजह से होती है, तो इंसुलिन की कमी से। इस मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं। अच्छे से इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 4 ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग 5वां ग्रंथि को देखते हैं, जिसको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब लोग इसलिए पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होते हैं, तो जो हमारा गला है ना, तो गला में ही जो हमारा ये जो था, ये कौन सा ग्रंथि था, तो बोलोगे थायराइड ग्रंथि था। इसी थायराइड ग्रंथि में छोटे छोटे दिख रहा हो, इसको हमने जूम कर लिया, और ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, ये बूंदा, इसी को बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के अंदर में होता है, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, छिपा हुआ रहता है। ये स्थित 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, देख लो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। ये शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करती हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट के जो स्तर है, लेवल है, उसको कंट्रोल करता है। हद से ज्यादा कैल्शियम नहीं बढ़ाते हैं, नहीं हद से ज्यादा फॉस्फोरस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। कैल्शियम शरीर के लिए बहुत आवश्यक खनिज है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से हमारा दांत मजबूत होता है, हम कोई भी हड्डी को आसानी से चबा सकते हैं, हमारा हड्डी मजबूत होता है ना। कोई भी अगर हाथ पकड़ के खींचता तो ऐसा नहीं कि मेरा हड्डी टूट जाता है, नहीं टूटता ना। तो ये हड्डी को मजबूत करता है कैल्शियम। लेकिन एक बच्चे का हड्डी देखोगे तो उस टाइम पे बहुत कमजोर होता है, अगर थोड़ा बच्चे का हड्डी को थोड़ा ऐसे किए ना, टूट जाएगा। लेकिन इंसान का हड्डी को हाथ पकड़ के ऐसे करना, नहीं टूटेगा। तो ये क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम धीरे धीरे आते गया और इन हड्डी को मजबूत करते गया। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि का काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है कि इन कैल्शियम को स्टोर करके हमारे हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है, ठीक है। कैल्शियम शरीर के लिए बहुत आवश्यक खनिज है, जो हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों और स्नायु को सही कार्य करने के लिए जरूरी होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पीटीएच बोलते हैं, कैल्शियम के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। जिससे क्या होगा, तो जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहती है ना। जिससे हड्डियां क्या होती है, तो बोलोगे मजबूत बनी रहती है और मांसपेशियां सही ढंग से काम करती है। अगर ये पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होता तो हमारे बच्चे जैसे हड्डियां होती और थोड़ा सा कोई खींचता हाथ पकड़ के, फिर हमारा हड्डी टूट जाता, फिर हॉस्पिटल में जाना भर्ती होता। देख रहे हो, एक एक काम में हार्मोन की कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सोचने के काम हो, हंसने के काम हो, मुस्कुराने काम हो, गुस्सा, विकास, सोच, वृद्धि, जन्म, सब चीज में हार्मोन का ही रोल है। बीमारी को कंट्रोल करना, एक एक चीज में हार्मोन का रोल है। और यही हार्मोन निकलता कहां से, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो हमने ये 5वां अंतःस्रावी ग्रंथि देख लिया। इसके पैराथायराइड ग्रंथि के हम लोग कार्य भी देख लेते हैं, क्या कार्य है। तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या कहते हैं, पीटीएच का स्राव करती है ना, पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। हड्डी से कैल्शियम निकालकर रक्त में पहुंचाती है। किडनी में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाती है। विटामिन डी के साथ मिलकर आंतों से कैल्शियम अवशोषण में मदद करती है। तो ये सारे काम है पैराथायराइड ग्रंथि के। अब लोग 6ठा ग्रंथि की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। बोलिए थाइमस ग्रंथि कहाँ होते हैं, तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं 2 फेफड़ा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेते हुए फेफड़ा फूल जाता है और ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। फिर अलग अलग भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लाके फेफड़ा में देता है। फिर हमारा ट्रेकिया द्वारा, मतलब ये जो अंग द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी फेफड़ा में इस जगह पे पाया जाता है एक ग्रंथि, जिसका बोलते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि छाती के ऊपरी हिस्सा, ये जो सीना है, सीने के ऊपरी हिस्सा है ना, और जो स्टर्नट क्या कहते हैं, स्टर्नम है, उनके पीछे स्थित होता है।
प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब बोलते हो प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये साइकोलॉजी का भी टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाते हो, बताए ना, किसी को बीमार पड़ते हो कहाँ जाते हो, बोलोगे सर बीमार पड़ने का हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा है तो बड़े डॉक्टर के पास, नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल में। क्यों जाते हो, ताकि आपको दवा दे और आप ठीक हो जाए, है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में ऐसे कई रोग हमारे शरीर में होते हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं होता है। तुम खाना खाते हो, भोजन में कई दूषित पदार्थ होते हैं जिससे बीमार पड़ सकते हो, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ते हो, है ना। कई बार आप लोग पढ़ते हो कि हमें साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हम खाने के बाद भी कई बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो फिर हमें गलत लगने लगता है कि ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी बोलता है, हम तो बीमार पड़ते ही नहीं। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। बीमार आप इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। इम्यून सिस्टम को आप मान सकते हैं आपके शरीर का एक डॉक्टर है। ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये हमारे शरीर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है। जैसे छोटे मोटे कुछ घाव होते हैं, फुंसी होते हैं, फोट होते हैं, कहीं पे गए थोड़ा चोट लग गया, हाथ थोड़ा कट गया, या सर्दी बुखार आया अपने आप ठीक हो गया, ये कैसे होता है, ये सब के सब आपका जो शरीर में बैठा एक डॉक्टर है जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, वही आपका ठीक करता है। तो ऐसा मत समझना कि अरे यार सर बताए थे बासी भोजन खाने से बीमार पड़ जाते हैं, अगर हम ढका हुआ पानी नहीं रखते हैं, ऐसे खुला हुआ पानी रखते हैं उसको पिएंगे तो बीमार पड़ जाते हैं। कई बार हमने पिया, बीमार तो पड़ा ही नहीं, तो झूठ है। वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपके शरीर में एक छोटा डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ, प्रतिरक्षा प्रणाली, और यही आपके सारे बीमारी को आपके शरीर से मिटा देते हैं। जब कोई ऐसी बीमारी आती है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से इंजेक्शन या दवाई लगाते हैं, फिर आप ठीक होते हैं। तो ये हमारे शरीर में एक डॉक्टर बैठा है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये हमारे सारे रोगों से लड़ता है, जितना हो सके ये खुद से ठीक कर देता है। फिर इससे नहीं हो पाता है तो फिर आप मजबूरी में डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इस प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। 2-3 वजह से कमजोर होता है। अगर हम जो सो चीजें खाना खाएं, इससे कमजोर हो जाता है। दारू शराब जो सो चीजें, गुटखा वगैरह ये सब चीज पिए तो ये हमारा जो डॉक्टर है ये कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा छोटी छोटी बीमारी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चले आते हैं, इससे भी ये कमजोर हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा बुखार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, गोली लेकर खा लिए, आपका ये बीमारी अब अगले बार जब बुखार होगा तो ये ठीक नहीं करेगा, क्योंकि ये बन जाएगा कामचोर, आस्कतिया, कोरिया, जो भी बोलो इसको। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसने पिछली बार देख लेता है यार थोड़ा सा बुखार आती तो तुरंत डॉक्टर का दवाई खा लिया था, हम क्यों काम करें, अब इस बार भी वही जाएगा वो। तो इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे कामचोर बन जाएगा। इसलिए छोटा मोटा चोट लगता है, दर्द होता है, या फिर हाथ पैर में दर्द होता है, बुखार आता है, तो 2-3 दिन वेट करें, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली खुद ही उसे ठीक कर देगा। अगर आप इसको ठीक करने नहीं देते हो, बाहर से डॉक्टर का दवाई खाते हो, तो फिर ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से ये काम करेगा ही नहीं। ये भी, इसको भी फील होगा कि ये तो बाहर का दवाई खाता, हमारे तो इसको जरूरत नहीं है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली समझ लिया कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे जो पूरे शरीर में जो बीमारियों को ठीक करता सौता रूप से, वो प्रतिरक्षा प्रणाली ही ठीक करता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया क्या है इम्यून सिस्टम, एक हमारे शरीर का अंदर का एक डॉक्टर है। तो अब हम इस इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रंथि है ये छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। अगर ये थाइमस ग्रंथि नहीं होता तो क्या हमारे शरीर में जो डॉक्टर बैठा है उसको मजबूत बनाता? अगर ये थाइमस ग्रंथि नहीं होगा तो छोटे छोटे बीमारी के हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारा शरीर उसको ठीक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाएगा, या इम्यून सिस्टम हमारे पास होगा ही नहीं। क्योंकि ये इम्यून सिस्टम किससे हो रहा है, थाइमस ग्रंथि की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये विशेष रूप से बचपन से ही एक्टिव हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तभी से ये इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय से बच्चा बीमार वगैरह पड़ना शुरू होता है, ताकि वो खुद बच्चा जो है ठीक हो जाए। ठीक है, अपने से, बिना डॉक्टर के दवा से। और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगती है। जैसे उम्र बढ़ते जाती है और ये जो आपका थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली ये भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि नहीं रहेगा तो प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे मजबूत होगा। तब जब ये कमजोर हो जाती है तो देखो एक एज के बाद इंसान तुरंत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। हर एक चीज के उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 50 साल 60 साल और हमेशा डॉक्टर के पास ही भर्ती रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र
कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि एज में जाने के बाद जो थाइमस ग्रंथि है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर ही नहीं रहा है, इसलिए आप डॉक्टर के दरवाजे चौखट काटते रहते हो। तो ये चीजें आपने समझ लिया थाइमस ग्रंथि के बारे में। कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे फेफड़ा के पास पाए जाते हैं, छाती के नीचे पाए जाते हैं। कर हम लोग को कि सॉरी छाती में पाए जाते हैं ना, छाती के नीचे नहीं, छाती में पाए जाते हैं। अब थाइमस ग्रंथि के कार्य को देख लेते हैं। तो इसके कार्य है, एक कार्य पहला कि टी लिस्फोसाइट सेल का विकास और परिपक्व सुनिश्चित करती है, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करती है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, नवजात शिशु और संक्रमण से बचाती है, छोटे बच्चे जो पैदाइश होते हैं उनको संक्रमण से बचाते हैं, शरीर को हानिकारक जीवाणु और विषाणु से लड़ने में सक्षम होती है। तो ये हो गया हमारा छठा ग्रंथि कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सातवां ग्रंथि की। अब हम लोग कौन सा ग्रंथि देखेंगे? सातवां ग्रंथि, इसको हम लोग जनन ग्रंथि कहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जनन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक कभी आप लोग इतना अच्छा से नहीं पढ़े होंगे जितना हम लोग दूसरा चैप्टर में इस जनन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम पूरा खुल करके। जो भी चीजें होती है लड़का में लड़की में, हर एक चीज के बारे में आप लोग को विस्तार से बताएंगे अगले चैप्टर में। तो आज हम लोग ग्रंथि के बारे में देखते हैं, जनन ग्रंथि, जो कि यह हार्मोन निकालता है और यह हार्मोन का किस प्रकार से हमारे शरीर में रोल होता है ना, कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे क्या कहते हैं हमारे जो यौन अंग होते हैं उन अंगों का विकास करता है। तो ये मेन जो काम होते हैं वो जनन ग्रंथि का ही काम होते हैं। अब जो जनन ग्रंथि में जो हार्मोन होते हैं ना, लड़का में अलग होते हैं, लड़की में अलग होते हैं, क्योंकि दोनों की फीलिंग जो है ना, दोनों की जो जनन अंग है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इनके ग्रंथियां भी जो है जनन ग्रंथियां, इसमें जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन भी अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं। बाकी सारे हार्मोन दोनों के एक जैसा होते हैं, बस यही जनन ग्रंथियों में अगर के जो हार्मोन होती है दोनों के अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के अंग की बनावट और उनकी जो फीलिंग वगैरह दोनों थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप लोग बने रहिए। ठीक है, देखो जनन ग्रंथि शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं जो प्रजनन से जुड़े हार्मोन का निर्माण करती है। जो जनन ग्रंथि है ये क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और ये किससे जुड़े होते हैं? प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है बच्चा देना। ठीक है, बच्चे, नए बच्चे का, नए संतान का निर्माण करना, उसी को बोलते हैं प्रजनन। तो प्रजनन हार्मोन का निर्माण करती है, यानी ऐसे हार्मोन का निर्माण करती है जो हार्मोन नए बच्चे देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पुरुषों और स्त्रियों में ये अलग अलग होती है हार्मोन। पुरुषों में अलग हार्मोन, स्त्रियों में अलग हार्मोन, क्योंकि पुरुषों के जो प्रजनन अंग है उसकी बनावट कुछ और होती है, स्त्रियों की जो प्रजनन अंग है उसकी बनावट कुछ और होती है। शरीर में प्रजनन क्रियाएं, उसके अलावा कहते हैं जनन अंग, जो जनन बच्चा पैदा करने के लिए जो अंग है उन अंग की वृद्धि करना, लैंगिक लक्षणों का विकास करना कि लड़का का शरीर का बनावट कैसा होगा, लड़की का शरीर का बनावट कैसा होगा, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हार्मोन शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। शरीर का विकास, कि लड़का का शरीर कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लड़की का शरीर थोड़ा पतला और सुरीला टाइप का होना चाहिए। तो ये सब चीज का सोचने, लड़का थोड़ा अलग लेवल का सोचता है, लड़की अलग लेवल का सोचती है। तो ये सब चीज, इसके अलावा लैंगिक विकास कि जनन अंग दोनों का कैसा कैसा होना चाहिए, तो इन सब का जो ठेका लेके रखा है वो जनन ग्रंथि लेके रखा है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जनन ग्रंथि के काम को, कि इनके काम क्या क्या है। तो जनन ग्रंथि काम है शरीर में प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करना, बच्चे देने की काम को कंट्रोल करना, लैंगिक लक्षणों का विकास करना, जो उनके लैंगिक लक्षण है, लड़का का अलग लक्षण है, लड़की का अलग लक्षण है, इन लक्षणों का अच्छे से विकास करना कि कैसे कैसा फीलिंग होगा किसके पास। जनन अंगों की वृद्धि और कार्य को बनाए रखना, जनन अंग जो है, लड़का का जो जनन अंग है उनका विकास वृद्धि करना, लड़की की जो जनन अंग है उनके अंग का विकास करना समय के साथ, और क्या कहते हैं वृद्धि करना, शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखना, ये सारे काम है जनन ग्रंथि के। अब कुछ हम लोग प्रकार देख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। शॉर्ट में हम लोग जनन ग्रंथि के कुछ प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। हमने देखा लड़का में अलग पाए जाते हैं, लड़की में अलग पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग विरसन की बात करते हैं। तो ये विरसन जो है ये अंडकोश में स्थित होती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। लड़का में जो जनन ग्रंथि होते हैं वो विरसन ग्रंथि होते हैं, लड़की में अलग होते हैं, बाद में देखेंगे। तो विरसन ग्रंथि क्या करते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। बोलेगा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये कहां से निकलती है, ये विरसन ग्रंथि से निकलती है। विरसन ग्रंथि किसका ग्रंथि है, ये लड़का वाला ग्रंथि है। ठीक है,
इसका काम क्या है विरसन ग्रंथि का? तो इसका काम है जनन अंग यानी पेनिस और टेस्टिस का विकास करना। जो पेनिस होते हैं, लिंग होते हैं, इनका विकास करना, और जो टेस्टिस होते हैं, जो दो अंडाकार होते हैं, वो उसका विकास करना। उसके अलावा बात करें द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी, मूंछ आना, भारी आवाज होना, मांसपेशियों का विकास होना, ये भी काम करते हैं कि एक लड़का का आवाज जो भारी होना चाहिए, उसका शरीर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इन सब का विकास करते हैं जो आपका क्या कहते हैं पुरुष वाला हार्मोन होता है। तीसरा शुक्राणु का निर्माण करना, और यही शुक्राणु जो है नए बच्चे का निर्माण में हेल्प करते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये देख लिया विरसन ग्रंथि के बारे में। विरसन ग्रंथि जो पुरुषों में पाए जाते हैं, इसके जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, और इनके काम क्या अब देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन जो लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय क्या है? देखो, स्त्रियों में पेट के नीचे भाग में है ना, यूटेरस के दोनों तरफ स्थित होती हैं और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। हमने पुरुष में जो देखा विरसन, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, लेकिन अंडा से जो है ये ग्रंथि ये दो हार्मोन निकालता है। एक तो निकालता है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन निकालता है एस्ट्रोजन। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन महिला हार्मोन है। ऑप्शन में रहेगा ये दोनों, है ना, और ऑप्शन में क्या कहते हैं कि सी में रहेगा ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों लगा देना आप लोग को। जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये दोनों हार्मोन महिला हार्मोन है, और ये कहां से निकलती है? अंडाशय से निकलती है। ये अंडाशय कहां होते हैं? तो यूटेरस के दोनों तरफ होते हैं, है ना। एक यूटेरस ऐसे इस प्रकार से जो है शरीर में यूटेरस होते हैं, एक तरह का बच्चादानी जिसको बोलते हैं, और इस यूटेरस से ऐसे जो है कुछ इस प्रकार से बनावट होती है। ये जो है ये इसको बोलते हैं अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो अंडाशय कितने होते हैं? दो होते हैं। तो यही अंडाशय ग्रंथि का तात्पर्य है। ये अंडाशय होते हैं, और एक नली होते हैं जो यूटेरस से मिलती है। ये बीच में जो देख रहे हो ये यूटेरस है। ये दो नली होते हैं, एक यहाँ अंडाशय, एक यहाँ अंडाशय। तो दो अंडाशय होते हैं। बोलेगा कि अंडाशय कितने होते हैं? दो अंडाशय होते हैं महिलाओं में। ये हार्मोन कितने निकालते हैं? तो दो हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन निकालते हैं और दो अंडाशय होते हैं। और ये अंडाशय कहाँ होते हैं? तो यूटेरस के दोनों तरफ होते हैं, और ये यूटेरस में ही बच्चा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं। अब हम बात करते हैं जो अंडाशय ग्रंथि है, इनके काम क्या है। तो पहला काम स्त्री जनन अंग गर्भाशय अंडाशय का विकास करना। गर्भाशय विकास करना, जो स्त्री का गर्भ होता है जहाँ पे बच्चा पलता है, उनका अच्छे से विकास करना। इसके अलावा मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना, जिसको पीरियड कहते हैं, कि हर 28 दिन पे जो है एक नया पीरियड आना है, और फिर पीरियड के बाद वो अंडा का निर्माण मतलब जो होता है परिपक्व होकर के वो अंडा बह करके ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर 4-5 दिन में फ्रेश होकर के फिर एक नए अंडा बनना शुरू होता है। फिर 28 दिन के बाद फिर वो टूट करके ये हो जाता है। एक साइकिल होता है, 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, इस तरह का। और इस साइकिल को प्रॉपर जो मेंटेन रखता है, ये आपके जनन ग्रंथि का जो अंडाशय ग्रंथि है महिला का, वो अंडाशय ग्रंथि की वजह से ही होता है। इसके बारे में लोग डिटेल से, जैसे कि बार बार बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि संतानों का विकास, कोमल आवाज, शरीर में वसा का उचित वितरण, ये सब चीज में भी हेल्प करता है कि आवाज कोमल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ताकि किसी भी लड़का से बात करे लड़की तो लड़का उसका दीवाना हो जाना चाहिए, उसके पीछे पीछे भागना चाहिए। ऐसा होता है ना, लड़की की आवाज सुन के लड़का पागल। तो ये क्यों होता है? ताकि लड़का उसके पीछे आए, समझे। ये लड़कियों की एक तरह का आवाज में ही गुण होती है, कोमल आवाज सुन के लड़का बह जाता है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये अंडाशय ग्रंथि की वजह से होता है, जो महिलाओं में पाई जाती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होना, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है उसके पेट में छोटा सा, उनका अच्छे से प्रॉपर रूप से विकास करना, ये भी काम होता है इसी ग्रंथि का, अंडाशय ग्रंथि का। ठीक है, तो हमने देख लिया जो दो ग्रंथियां होती है, पुरुषों में विरसन होते हैं, महिलाओं में अंडाशय होती है। इन दोनों ग्रंथि का हार्मोन कौन कौन से निकालते हैं वो भी देख लिया, काम भी देख लिया। अब हम लोग को पढ़ना है टॉपिक अगला हार्मोन्स के बारे में। हमने तो देख लिया ग्रंथि के बारे में और इन ग्रंथियों से निकलता है हार्मोन। अब हम लोग को हार्मोन के बारे में पढ़ना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन ही है जो हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हार्मोन तो निकलता कहां से? ग्रंथि से, इसलिए हमने तो ग्रंथि पे पढ़ लिया। अब हम लोग हार्मोन को देखते हैं। देखो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन हमारे शरीर में बनने वाले एक खास रसायन, केमिकल या एक रस या एक पानी बोल सकते हो है,
या होते हैं जो शरीर के अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें शरीर के संदेशवाहक भी कहा जाता है। शरीर का ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना हार्मोन के हो सकता है। आप जो बोलना चाह रहे हो या बोल रहे हो, ये भी हार्मोन का कमाल है। आपकी जो हाइट इतना है वो भी हार्मोन का कमाल है। कोई लंबा बहुत हो जाता है वो भी हार्मोन का कमाल है। कोई इसकी हाइट नहीं हो पाती वो भी हार्मोन का कमाल है। कोई किसी से प्यार करता है वो भी हार्मोन का कमाल है। किसी से गुस्सा कर रहा है वो भी हार्मोन का कमाल है। हर एक काम, फीलिंग से, गुस्सा से, प्यार से लेकर हर एक चीज को जो है ना नियंत्रित करता है वो हार्मोन ही करता है। तो समझ लिया हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर को बताते हैं कि कौन सा काम और कब कैसे करना है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया, तो इसको तो देखने की बात नहीं है, वैसे दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगा। जो हार्मोन है वो हमारे कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। और खून के जरिए से पूरे शरीर में फैलते हैं। बहुत कम मात्रा में बनने के बावजूद भी ये शरीर के विकास, ऊर्जा, भूख, पाचन, हृदय गति, प्रजनन, मूड को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा मत समझना कि किलो का किलो हार्मोन बनता है, बहुत ना के बराबर, एक छोटा सा, इतना दिखा भी नहीं सकते। बहुत कम मात्रा में हार्मोन बनने के बाद भी इतने सारे कामों में कंट्रोल करके रखता है ये हार्मोन। ठीक है, तो चीजें क्लियर है, समझ में आ गई हार्मोन के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्मोन के मुख्य काम। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था कई बार कि हार्मोन के क्या काम है, और ऑप्शन डी में रहता है इनमें से सभी। आंख बंद करके आप इनमें से सभी मार देना। पूछेगा कि इनमें से कौन हार्मोन का काम है? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन ए ये वो फलना तस्का रहेगा, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें सभी। तो आंख बंद के मार देना इनमें सभी, क्योंकि हार्मोन का सारा ही काम है, कोई ऐसा काम है नहीं है जो हार्मोन का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। तो चलिए हार्मोन के हम लोग एक एक काम को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि हार्मोन क्या है, इनके कार्यों का वर्णन करें, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो हार्मोन तो समझ लिया। जो हार्मोन एक रसायन है, द्रव्य है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है और शरीर के सारे कार्य को नियंत्रित करते हैं। इनके कार्य निम्नलिखित है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो पहला काम, शरीर की लंबाई और विकास को नियंत्रित करना। जो शरीर की कितना लंबाई होना चाहिए, इनके शरीर को कितना बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं कि नारियल का पेड़ बना देना है, ना ना, ये सब हार्मोन देखता है कि कितना विकास करना है उसके एज के हिसाब से। तो इनका लिए जो नियंत्रित करता है वो हार्मोन ही करता है। हार्मोन शरीर की लंबाई, हड्डियों, मांसपेशियों, अंगों के विकास में मदद करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो शरीर के बढ़ने और मजबूत बनने के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये कम बनता है तो शरीर का विकास रुक जाता है, और ज्यादा बनने पर शरीर जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये है हार्मोन का कमाल, जो शरीर के विकास में हेल्प करते हैं। दूसरा, ऊर्जा और शारीरिक तनाव बनाए रखने में। शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, जो टेंशन है, उन टेंशन से छुटकारा पाने में भी हार्मोन की भूमिका होती है। हार्मोन यह तय करते हैं कि हमारा शरीर में कितना ऊर्जा बनना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करता है। अगर ये कम बनने लगे तो शरीर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, सुस्त महसूस करेगा, कमजोरी होने लगेगा, है ना। और अगर ज्यादा बनने लग जाए तो फिर ये ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एकदम कूदने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे, डांस करने लग जाओगे। कहोगे अरे यार मेरे अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आ गया, है ना, एकदम तड़पोगे इधर उधर। अगर जरूरत से ज्यादा बन गया तो, अगर कम बन गया तो मन ही नहीं लगेगा, सोने का मन करेगा, सुस्ताओगे, नींद आएगा, ऐसे वैसे फील है, कमजोरी वगैरह फील होने लगेगा अगर आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है तो चीजें समझ में आ गया। हार्मोन का दूसरा काम, ऊर्जा और शरीर को ताकत बनाए रखना। तीसरा काम है आपका दिल की धड़कन और सांसों को नियंत्रित करना। दिल जो धड़क रहा है 72 बार 1 मिनट में, धड़कने का काम भी हार्मोन का ही है। सांस जो ले लो, ये सांस का लेने का भी काम हार्मोन का ही है। तो हार्मोन हमारे हृदय की गति, सांस लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। कुछ हार्मोन दिल की धड़कनों को तेज करते हैं, जबकि कुछ इसे सामान्य रखते हैं। चौथा काम है बीमारियों से बचाने में मदद करता है हार्मोन। हम हार्मोन शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा थाइमोसिन नामक हार्मोन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम का जो बताया, जो हमारा शरीर का एक छोटा सा डॉक्टर है जो हर बीमारियों से लड़ता है और हमें बिल्कुल ठीक कर देता है बिना डॉक्टर के पास गए। पांचवा काम अगर बात करें तो शरीर में पानी और तापमान को संतुलित रखता है, बराबर रखता है। शरीर में पानी और तापमान का सही संतुलन बनाए रखने के लिए एंटी क्या कहते हैं डायूरेटिक हार्मोन ADH का काम करता है। यह शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखता है और ज्यादा पानी बाहर निकलने से
रोकता है। ये 5वां काम देख लिया। छठा काम देखोगे तो प्रजनन और लिंग विकास को नियंत्रित करता है, यानी बच्चे देने की प्रक्रिया को भी हार्मोन नियंत्रित करता है। लिंग का कैसे विकास करना है, किस एज में कितना बड़ा होना है, इंसान का लिंग किस तरह से, कौन सा जनन अंग कितना विकास करना है, ये सब जो है हार्मोन ही कंट्रोल करता है। हार्मोन पुरुष और महिलाओं के शरीर के जो प्रजनन अंग है उनके विकास करने में मदद करता है। पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन होता है और महिलाओं में जो एस्ट्रोजन और तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये प्रजनन क्षमताओं और शरीर के बदलाव को नियंत्रित करता है। तो हार्मोन के हमने काम देख लिया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए फिर इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हो जाएगा हम लोग क्लास पूरा कंप्लीट। तो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन, जैसे कि पहला हम लोग बात करते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन क्या है? तो ये हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करती है। शरीर का जो विकास है इसको नियंत्रित करने में मदद करती है। विकास बोल रहे हैं, यानी वृद्धि जो बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना या फिर बौना इंसान बना देना। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। यह हार्मोन वजन को भी नियंत्रित करती है कि कितना वजन होना चाहिए किस एज में। ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बात आदि को संतुलित करने में मदद करती है थायराइड हार्मोन। तो पूछेगा थायराइड हार्मोन क्या पूछे बताइए, अक्सर लगभग 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो याद रख लेना कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये हार्मोन वजन को भी नियंत्रित करती है, ऊर्जा और आंतरिक शरीर के तापमान, त्वचा, बात, इस सब को भी नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, जिससे हमें मधुमेह की बीमारी नहीं होने देती है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है। यह हार्मोन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होती है, शुगर की बीमारी होती है। तो दूसरा हार्मोन के बारे में हम लोग देख लिया। तीसरा हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एक महिला हार्मोन है, जो कि हमने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन। अब महिला हार्मोन जाहिर सी बात है कि महिलाओं की हार्मोन कौन सी होगी, ये जनन वाला काम में भाग लेगा, महिलाओं के जो भी अंग है उन अंगों में भाग लेगा ये। तो ये महिला हार्मोन है कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है। ये प्रजनन क्षमता यानी बच्चा देने की क्षमता, क्या कहते हैं, मासिक धर्म चक्र है जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, या फिर इसको और क्या नाम से जानते हैं, पता नहीं, महामारी ने क्या ऐसे नाम से जानते हैं। तो ये आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, क्या कहते हैं, इस नारी विकास हार्मोन, इसे होना चाहिए, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये नारी के लिए स्पेशल बना है हार्मोन। ये लड़कों में नहीं पाया जाता हार्मोन, क्योंकि हमने बताया लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मादाओं के सभी जनन अंगों व लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से यौन अवस्था पर लड़कियां में स्तनों, गर्भाशय, योनि आदि का समुच्चय विकास होता है। जो स्तन होते हैं, है ना, और गर्भाशय जो होते हैं, जो पेट में पाए जाते हैं, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, और जो योनि होते हैं गर्भाशय के नीचे, है ना, ये आदि का समुच्चय अच्छे से विकास करता है। कौन? तो बोलोगे एस्ट्रोजन हार्मोन। आगे हम बात करते हैं चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का स्राव कॉपर्स लुटियन नामक पीली ग्रंथि से होता है। यह गर्भधारण से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। यह शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने और मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह भी एक महिला हार्मोन है। ये स्पेशली फोकस करती है गर्भधारण में। जो गर्भधारण होता है, जो शरीर में जो बच्चा पैदा होता है, यानी बच्चा बनता है, तो बच्चे को कैसे बनाना है, कैसे डिजाइन होना चाहिए, बच्चे का फेस कैसा बनना चाहिए, बच्चों को कब भूख लगी है, कब कौन सा खाना देना है, किस तरह से बच्चे में खाना पहुंचाना है, यानी पूरा जो बच्चे का ठेका लेती है शरीर के अंदर, तो ये लेती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। पांचवा हार्मोन बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिलाओं में प्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती है ना। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं स्पेशली महिलाओं के लिए भी होती है हार्मोन, और इसमें महिलाओं में जो दूध का उत्पादन होता है, उन दूध के उत्पादन के लिए भाग लेती है प्रोलैक्टिन, और इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से दूध बनता है महिलाओं में। तो पूछा था कई बार, जो कौन से हार्मोन दूध के उत्पादन के लिए महिलाओं में होती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है। यह हार्मोन गर्भाशय के दौरान स्तनों के विकास और दूध का उत्पादन नियंत्रित करता है।
आगे हम बात करते हैं छठा हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक पुरुष हार्मोन है। ये एक पुरुष हार्मोन है, ये पुरुषों में यौन विकास और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यौन जो अंग है पुरुष के, उन अंगों का विकास करता है और उसके फीलिंग जगाता है, और इन फीलिंग के बाद वो लड़की के तरह मतलब लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है पुरुष, है ना, उसके साथ रहना चाहता है। ये किस वजह से? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो एक पुरुष हार्मोन है जो पुरुष की यौन विकास और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों के विकास, हड्डियों के स्वस्थ विकास और बालों की वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। जैसे देखते हो पुरुष में जो शरीर वगैरह हर जगह बाल आ जाते हैं, लेकिन लड़कियों में नहीं आते हैं। तो ये इस वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये पुरुष को एक पहचान देती है कि तुम्हारा यहाँ यहाँ बाल आना चाहिए, दाढ़ी में बाल आना चाहिए, सीना में बाल आना चाहिए, और कहाँ कहाँ बाल आना चाहिए, सारा चीज जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही देते हैं पुरुषों को। इसके बाद बात करें तो सेरोटोनिन हार्मोन, ये एक मनोदशा बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है। इसे नेचर्स फील गुड केमिकल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे फीलिंग को कंट्रोल करता है, हंसी, उदासी, मजाक, मस्ती, ये सब चीज के लिए स्पेशल हार्मोन है, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं के साथ साथ सुख दुख की स्थिति, नींद, खान पान विकल्प और सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा हार्मोन? तो बोलोगे सेरोटोनिन हार्मोन। अब आठवां बात करते हैं, जिसका नाम है एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन, इसे आपातकालीन हार्मोन के रूप से जाना जाता है। कई बार ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, क्या देखेंगे? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है, जिससे व्यक्ति को सोने, तनाव से लड़ने मदद मिलती है। यह तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने या रिएक्ट करने में मदद करते हैं। कई बार अचानक से कुछ चोट लग जाता है, तुरंत आप उस चोट से बच जाते हो, कहीं पे सुई चुभ जाता है तुरंत हट जाते हो। इसके अलावा कोई अगर कुछ गाली देता है तुरंत उसको जवाब दे पाते हो, कोई सवाल पूछता है तुरंत उसको सही जवाब दे पाते हो। ये किस वजह से? ये एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से। इस वजह से इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से लगभग 8 हार्मोन के बारे में अच्छे से जान लिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेना है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका न्यूनतम इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, आप लोग याद रखना। जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारे शरीर की एक सबसे लंबी और कोशिका है ये, है ना। वैसे कोशिका तो बहुत छोटी होती है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा देख ही नहीं सकते हैं। तो वैसे जो है कोशिकाओं में सबसे जो लंबी कोशिका माना जाता है वो तंत्रिका कोशिका माना जाता है, और ये सूचनाओं को आदान प्रदान करती है। हमारे शरीर में कोई भी कुछ भी सुनते हैं तो दिमाग में पहुंचता कैसे? ऐसे तो नहीं पहुंच जाता ना, कुछ चीज देखते हो दिमाग में कैसे पहुंचता है? ये तंत्रिका कोशिका ही पहुंचाता है। तो इनकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, वृक्क की न्यूनतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। हालांकि ये सब क्लास 10 का साइंस में दिया रहता है। इसके अलावा बात करें, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा पूरे शरीर की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क है। एक वयस्क व्यक्ति की जो मस्तिष्क का जो भार होता है, दिमाग का भार, वो लगभग 1400 मान लो, है ना, 1400 ग्राम होता है, यानी 1.5 kg। ठीक है, यहाँ पे 1.36 किलोग्राम दिया हुआ, तो एग्जैक्ट में याद रखोगे 1.36 किलोग्राम या एवरेज में 1400 ग्राम। ठीक है, इसके बाद करें अग्नाशय ग्रंथि। एक क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि देखा उसमें क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कहते हैं? आयोडीन का नियंत्रण जो है थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। आयोडीन का नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अत्यधिक हार्मोन स्राव से लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। यकृत जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि हमने आपको बताया, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन है? यकृत है, जो कि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो हृदय की सब धड़कन को उत्तेजित करता है। इसके अलावा बात करें तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बाल अवस्था में रिकेटस नामक बीमारी होती है। इसके अलावा बात करें तो सोमोट्रोपिक क्या होते हैं? सोमोटोट्रोपिक हार्मोन के कारण शरीर की वृद्धि उचित रूप से होती है। शरीर में 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में
आ गई होगी। आई होप कि सारी चीजें अच्छे से आप लोग समझ लिए। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग का क्लास यहाँ से हो जाता है द एंड, ठीक है, क्या हो जाता है, क्लास का हो जाता है द एंड। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे आप लोग बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दिया मैंने, जो उम्मीद क्लासेस है UMIDCLASSES उम्मीद क्लासेस तक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, आप उसे डाउनलोड करके तुरंत जुड़ जाइए। चैप्टर 1 से हम लोग का पूरा तैयारी शुरू भी है। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी चिंता मत करें, इसको डाउनलोड करें या फिर नंबर दे रहे हैं आपको 7454344368 ये नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। चाहे आपको किसी भी स्टेट की किसी भी बोर्ड की तैयारी कराना, बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। जो भी आपके दोस्त वगैरह नहीं जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि भी उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। हम सबका मिशन है कि हर एक गाँव के जो बच्चे होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होती, आर्थिक स्थिति काफी खराब होते हैं, उन सारे बच्चों तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो आप सभी इस चीज में सपोर्ट करें और अपने आसपास के सारे दोस्तों को जोड़ें। चलिए फिर हम लोग क्लास को अंत करते हैं। कैसा क्लास लगा आप लोग अपना फीडबैक, अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।